बहुत समय पहले की बात है कि एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था जो कौओं की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। हजारों कौए उस पर वास करते थे और उसी पेड़ पर कौओं का राजा मेघवर्ण भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास एक पहाड़ी थी जिसमें असंख्य गुफाएं थीं। इन गुफाओं में उल्लू निवास करते थे। उल्लुओं का राजा अरिमर्दन बहुत पराक्रमी और क्रूर था। उसने कौओं को उल्लुओं का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। उसे कौओं से इतनी नफरत थी कि वह तब तक भोजन नहीं करता था जब तक किसी कौए को मार न दे। जब उल्लुओं के लगातार हमलों से कई कौए मारे जाने लगे तो राजा मेघवर्ण को बहुत चिंता हुई। उसने कौओं की एक सभा बुलाई ताकि इस समस्या पर विचार किया जा सके। सभा में राजा मेघवर्ण बोला, मेरे प्यारे कौओं, आप सभी जानते हैं कि उल्लुओं के आक्रमणों के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली और अहंकारी है। वे रात में हम पर हमला करते हैं जब हम कुछ देख नहीं पाते। दिन में हम जवाबी हमला नहीं कर सकते क्योंकि वे गुफाओं के अंधकार में सुरक्षित बैठे रहते हैं। हमें इस समस्या का समाधान खोजना होगा। फिर मेघवर्ण ने बुद्धिमान कौओं से सुझाव मांगे। एक डरपोक कौआ बोला, हमें उल्लुओं से समझौता कर लेना चाहिए। जो शर्तें वे रखें हमें स्वीकार करनी चाहिए। ताकतवर दुश्मन से लड़ते रहने में कोई समझदारी नहीं है। इस पर कई कौओं ने कांव कांव करके जोरदार विरोध किया। एक गर्म दिमाग वाले कौए ने चिल्लाकर कहा, हमें उनसे कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। सभी को उठकर उन पर हमला कर देना चाहिए। एक निराशावादी कौआ बोला, हमारे शत्रु बहुत शक्तिशाली हैं। हमें यह स्थान छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। सभा में मौजूद एक सियाने कौए ने कहा, अपना घर छोड़ना उचित नहीं होगा। हम यहां से चले गए तो हमारी ताकत खत्म हो जाएगी। हमें यहीं रहकर और अन्य पक्षियों से सहायता लेनी चाहिए। सभा में सबसे चतुर और बुद्धिमान कौआ स्थिरजीवी चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। राजा मेघवर्ण ने उससे कहा, स्थिरजीवी, तुम चुप हो। तुम्हारी क्या राय है? स्थिरजीवी बोला, महाराज, जब शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो हमें चालाकी और छलनीति से काम लेना चाहिए। कैसी छलनीति? जरा विस्तार से बताओ, राजा ने पूछा। स्थिरजीवी ने जवाब दिया, आप मुझे अपमानित कीजिए और मुझ पर हमला कीजिए। राजा मेघवर्ण चौंक कर बोला, यह आप क्या कह रहे हैं स्थिरजीवी? स्थिरजीवी राजा के पास जाकर धीरे से बोला, महाराज, यह एक नाटक होगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लुओं के जासूस हमारी सभा की सारी बातें सुन रहे होंगे। हमें उनके सामने झगड़े और फूट का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सभी कौओं को लेकर ऋष्यमूक पर्वत चले जाइए। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनकी सेना के विनाश का उपाय करूंगा। घर का भेदी लंका ढाए, इस नीति को अपनाकर मैं उनकी ताकत खत्म कर दूंगा। राजा ने उसकी योजना को मान लिया। इसके बाद नाटक शुरू हुआ। स्थिरजीवी चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो राजा के बच्चे, क्यों हमें मरवाने पर तुले हो? मेघवर्ण क्रोधित होकर चीखा, गद्दार, राजा से ऐसी बदतमीजी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कई कौओं ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा, इस गद्दार को मार दो। तभी राजा मेघवर्ण ने अपने पंख से स्थिरजीवी को जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह डाली से नीचे गिर गया। राजा ने घोषणा की, मैं इस गद्दार स्थिरजीवी को कौओं के समाज से बाहर करता हूं। अब से कोई कौआ इससे कोई संबंध नहीं रखेगा। यह सब देखकर आसपास के पेड़ों पर छिपे उल्लुओं के जासूसों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत जाकर अपने राजा अरिमर्दन को बताया कि कौओं में फूट पड़ गई है, गाली गलौज और मारपीट हो रही है। उल्लुओं के सेनापति ने अरिमर्दन से कहा, महाराज, यही समय है कौओं पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। राजा अरिमर्दन ने सेनापति की बात मान ली और तुरंत अपनी सेना को आक्रमण का आदेश दिया। जब उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर पहुंची तो वहां एक भी कौआ नहीं मिला। उल्लुओं का राजा अरिमर्दन गुस्से में बोला, कायर कौए हमारा सामना करने के बजाय भाग गए, उन पर थू है। सभी उल्लू हू हू की आवाज में अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा स्थिरजीवी यह सब देख रहा था। उसने काम काम की आवाज निकाली। यह देखकर एक उल्लू जासूस बोला, अरे, यह तो वही कौवा है जिसे उनके राजा ने धक्का देकर गिरा दिया था। उल्लुओं का राजा स्थिरजीवी के पास पहुंचा
और पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? स्थिरजीवी बोला, मैं राजा मेघवर्ण का नीति मंत्री था। मैंने उन्हें नेक सलाह दी थी कि इस समय उल्लुओं का नेतृत्व एक पराक्रमी राजा कर रहा है, हमें उनकी अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघवर्ण बहुत क्रोधित हुआ और मुझे कौ के समाज से बाहर निकाल दिया। अब मुझे आपकी शरण में ले लीजिए। उल्लुओं के राजा अरिमर्दन ने सोचा। उसका एक सलाहकार बोला, महाराज, दुश्मन की बात पर भरोसा मत कीजिए, इसे मार डालिए। लेकिन एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौए को साथ रखने में फायदा होगा, यह हमें कौ के घर के सारे भेद बताएगा। अरिमर्दन को भी स्थिरजीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया। उसने उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। स्थिरजीवी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने मुझे शरण दी, यही बहुत है। मुझे शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह रहने दीजिए। मेरी इच्छा है कि मैं यहीं बैठकर आपके गुण गाता रहूं। अरिमर्दन ने उसकी बात मान ली। स्थिरजीवी गुफा के बाहर लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। उसने कहा, महाराज, सर्दियां आने वाली हैं, मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूं ताकि ठंड से बच सकूं। धीरे धीरे उसने गुफा के पास लकड़ियों का बड़ा ढेर जमा कर दिया। एक रात जब सभी उल्लू गहरी नींद में सो रहे थे, स्थिरजीवी वहां से उड़कर ऋष्यमूक पर्वत पहुंचा, जहां राजा मेघवर्ण और कौ की सेना उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। स्थिरजीवी ने कहा, अब आप सभी पास के जंगल से जलती हुई लकड़ियां चोंच में उठाइए और मेरे साथ चलिए। सभी कौए जलती लकड़ियां लेकर गुफाओं तक पहुंचे और स्थिरजीवी द्वारा इकट्ठा की गई लकड़ियों में आग लगा दी। जलती लकड़ियों के कारण गुफा में आग और धुआं भर गया। सभी उल्लू जलकर या दम घुटने से मर गए। इस तरह कौ ने उल्लुओं पर विजय प्राप्त की। सीख: शत्रु को अपने घर में पनाह देना अपने ही विनाश का कारण बनता है।